सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बनाकर आपके सामने पेश करता हूं, जिसको सॉल्व कर कर आप यह चेक कर सकते हैं कि आखिर जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप देख रहे हैं उससे अगर प्रश्न बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में तो क्या उनको सॉल्व करने की कंडीशन में आप हैं या नहीं, अर्थात आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या फिर नहीं। तो आप इसके माध्यम से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम पर। मैं कुछ आपके सामने प्रश्न रखूंगा, आपको उसका उत्तर देना है, लेकिन धैर्य के साथ देना है और साथ ही साथ सही उत्तर देना है। जल्दीबाजी में आप प्रश्नों का गलत उत्तर मत दीजिएगा। आइए एक एक करके हम प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल के समय में चर्चित रहे हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, इसे हांगकांग की विधायिका ने 41:1 के बहुमत से पारित किया है। कथन 2, इसके तहत चीन के राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को सजा माना गया है। कथन 3, इस कानून के माध्यम से चीन की सरकार हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में दखल दे सकती है। कथन 4, इस कानून के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अपना विरोध प्रकट करते हुए हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दिया है। अब देखिए क्या करना है, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथनों के कूट का चयन करना है, अर्थात आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें गलत हैं। एक एक करके आप कथनों को फिर से देख लीजिए, विचार कर लीजिए। कथन जो पहला है, इसे हांगकांग की विधायिका ने 41:1 के बहुमत से पारित किया, बिल्कुल सही है। आपको पता है इस समय हांगकांग में जो सरकार है वह चीन समर्थित सरकार मानी जाती है, इसी के कारण इस मेजोरिटी के साथ इसको पास किया गया। तो पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा जो कथन है, इसके तहत चीन के राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को सजा माना गया है, जी हाँ बिल्कुल सही लिखा है। इसमें क्या होता है, कोई अगर चीन के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है आंदोलन के दौरान है किसी भी तरह से, तो उसको सजा हो सकती है, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि हांगकांग में चीन के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन होते आए हैं, तो इस तरह से आंदोलन को दबाने का यह विकल्प रखा गया। कथन जो तीसरा है वह है, इस कानून के माध्यम से चीन की सरकार हांगकांग के राष्ट्रीय कानून में दखल दे सकती है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें हुआ क्या है कि यदि कोई हांगकांग का व्यक्ति चीन के खिलाफ कोई साजिश करता है, कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जो उसके खिलाफ गैरकानूनी है, तो चीन हांगकांग के माध्यम से उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकता है। कथन 4, इस कानून के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अपना विरोध प्रकट करते हुए हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दिया है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है कि हांगकांग के इस कानून के खिलाफ है और उसने कहा है कि हम आपके साथ प्रत्यर्पण संधि कैंसिल करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए हमें क्या पता चला कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो हमें चुनना है असत्य कथन को कूट का चयन। तो हमें पता चला कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो हमारा जो है कि आंसर क्या होगा, डी होगा, कोई नहीं। क्योंकि क्या लिखा है, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का कूट का चयन कीजिए, तो असत्य कथन है ही नहीं, तो कौन सा आंसर होगा, डी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हांगकांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद 1842 में चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया था। कथन दूसरा, 1898 में ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। कथन तीसरा, 1977 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग वापस कर दिया। कथन 4, 1987 में हांगकांग में एक देश दो शासन व्यवस्था का नियम लागू हुआ। प्रश्न बहुत ही शानदार है, जटिल
भी अगर आप थोड़ा सा भी इसके बैकग्राउंड को नहीं समझे होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, तो प्रश्न गलत होना लाजमी है। खैर, एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं कि जो पहला कथन है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद 1842 में चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया था, बिल्कुल सही है। अर्थात 1842 में हांगकांग ब्रिटेन के पास आ जाता है। फिर दूसरा जो कथन लिखा है कि 1898 में ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, ये भी सही है। दरअसल पहले से ब्रिटेन क्या था, जो हांगकांग था वो ब्रिटेन के पास था, लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि इस पर हम लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं, इसलिए उसने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। तो पहले और दूसरे कथन दोनों सही हैं। तीसरा जो कथन है कि 1977 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग वापस कर दिया, जी नहीं, यह 1997 में किया था। क्योंकि देखिए इसने कितने साल के लिए लीज पर लिया था, 99 साल के लिए। कब लिया था, 1898 में। तो इसमें 99 साल जोड़ देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 1997 में जो है कि ब्रिटेन ने क्या किया, चीन को फिर से हांगकांग लौटा दिया। तो ये जो तीसरा कथन है ये क्या हो गया, गलत हो गया। जो चौथा कथन है 1987 में हांगकांग में एक देश दो शासन व्यवस्था का नियम लागू हुआ, जी नहीं, स्वाभाविक है जब क्या किया होगा, ब्रिटेन ने सौंपा होगा हांगकांग को पुनः चीन के पास, तो चीन से कहा कि अब आपको इस पर नियंत्रण रखना है। तो उसी समय क्या किया गया था, नियम बनाया गया था कि जो यह इस पर नाम होगा, अर्थात यह हांगकांग जो जिस क्षेत्र जिस देश के अंतर्गत जाना जाएगा वह चीन होगा, लेकिन इसकी अपनी भी व्यवस्थाएं होगी। और यहीं से आपको एक पता है कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, वन कंट्री टू सिस्टम का पॉलिसी। तो इस तरह से यह जो आपका तीसरा और चौथा कथन है वह गलत है और ऊपर के दोनों कथन सही हैं। हमें देखिए क्या करना, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन के कूट का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो हमारा आंसर होगा बी 1 और 2, क्योंकि हमारे 1 और 2 विकल्प क्या है, सही है, बाकी क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके निर्माण का संबंध इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती से है। कथन 2, सभी बीमारियों के लिए एंटीबॉडी का निर्माण संक्रमण के 2 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है। कथन 3, प्रत्येक बीमारी के संदर्भ में एक बार एंटीबॉडी विकसित हो जाने के बाद वह जीवन भर के लिए बीमारी से बचाने में सक्षम हो जाती है। अब क्या करना है, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। चलिए सत्य कथन का आप चयन कर लीजिए। अब इसमें देखते हैं कि इसके निर्माण का संबंध इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती से है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है कि सभी बीमारियों के लिए एंटीबॉडी का निर्माण संक्रमण के 2 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो एंटीबॉडी क्या है, हमारे शरीर में जो भी वायरस पहुंचते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन हर बीमारी के लिए 2 ही दिन में एंटीबॉडी बनने लग जाए, जरूरी नहीं है। तो कथन जो दूसरा है गलत हो गया। फिर आपका कथन जो तीसरा है कि प्रत्येक बीमारी के संदर्भ में एक बार एंटीबॉडी विकसित हो जाने के बाद वह जीवन भर के लिए बीमारी से बचाने में सक्षम हो जाती नहीं। जैसे कोविड-19 के केसेस में लीजिए, बहुत से लोगों के अंदर एंटीबॉडी इसके खिलाफ जो है कि बनती है जब वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, दवा लेते हैं और उनके अंदर जो कोरोना रहता है, लेकिन बाद में एंटीबॉडी क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो आपका जो दूसरा और तीसरा कथन है गलत है। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसमें सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो केवल एक सत्य कथन है, आसान प्रश्न था, क्योंकि ये जो आपका पहला ऑप्शन है कि इसके निर्माण का संबंध इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती से, बिल्कुल सही है। जितना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा हमारा एंटीबॉडी का निर्माण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। आसान प्रश्न था लेकिन अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एनकाउंटर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। कथन 2, सीआरपीसी की धारा 46 पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का जो है कि अधिकार देती है, देख लीजिए। उसके बाद जो है कि तीसरा जो कथन है वह है आपका कि वर्ष 2014 में जस्टिस RM लोढ़ा और जस्टिस रोहितन नरीमन ने इसके विषय में 16 बिंदु वाले निर्देश दिए थे। यहाँ पर देखिए PM जो है कि लोढ़ा लिखा है, इसको RM लोढ़ा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि कथन चौथा जो है, इस संदर्भ में पुलिस मैनुअल यह कहता है कि जब तक पुलिस पर हमला नहीं होता तब तक पुलिस गोली नहीं चला सकती। तो देखिए आपको चारों ही कथन आपको
मैंने बता दी। अब आपको इसमें क्या करना है, सत्य कथन के कूट का चयन करना है। तो चलिए सत्य कथन के हम कथन के कूट का चयन कर लेते हैं। और इसमें सत्य कथन का नहीं करिए, इसमें जो है कि हम लोग असत्य कथन के कूट का चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य की जगह असत्य कर लीजिएगा, प्रश्न ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या चुनना है, असत्य कथन के कूट का। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं कि इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है सीआरपीसी की धारा 46 में जो है कि यह लिखा हुआ है कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाने का उसको अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। तो ये कथन दूसरा भी सही हो गया। कि वर्ष 2014 में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा और जस्टिस रोहितन नरीमन ने इसके विषय में 16 बिंदु प्रश्न के निर्देश दिए थे, ये भी सही है। और साथ ही साथ चौथा भी सही है जो पुलिस मैनुअल के संदर्भ में कहता है। अर्थात इसमें अगर हम जो है कि असत्य कथन के कूट का चयन करेंगे तो हमने कहा क्या होगा कि कोई भी कथन असत्य नहीं होगा। यहाँ पे सत्य गलत टाइप हो गया, असत्य कथन के कूट का चयन करना है तो हमारा कोई भी कथन क्या होगा, असत्य नहीं होगा, सभी कथन क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। चयन कीजिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप अर्दोगन तैयब ने हागिया सोफिया को संग्रहालय के स्थान पर मस्जिद में तब्दील करने को कहा है। यह देखिए आपको एक पूरे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब पर आपको वीडियो मिला है, आपने कितने ध्यान से देखा है इसी पर सब मैटर करेगा। दूसरा जो विकल्प है, ग्रीस ने हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले को यूनेस्को के नियमों का उल्लंघन कहा है और इसका विरोध किया है। तीसरा कथन जो है कि वर्ष 1935 में आधुनिक तुर्की के संस्थापक तत्कालीन राष्ट्रपति जो वहाँ के थे मुस्तफा कमाल ने हागिया सोफिया को संग्रहालय में परिवर्तित कर आम जनता के लिए खोल दिया था। चौथा विकल्प, इस्तांबुल को प्राचीन समय में कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था। अब आपने इसको देख लिया, अब इसमें से आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए असत्य कथन के आपको जो है कि चयन कर लीजिए। एक एक करके हम कथनों पर विचार करें तो जो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन तैयब ने ऐसा कहा है कि वह सोफिया जो संग्रहालय है उसको मस्जिद में वो बनाएंगे, यह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही निकला। ग्रीस ने जो है कि इसका विरोध किया है और कहा है कि यह यूनेस्को के नियमों का उल्लंघन है, ये भी सही है। और वहीं जो तीसरा विकल्प है सी कि वर्ष 1935 में आधुनिक तुर्की के संस्थापक तत्कालीन राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल, तो ध्यान दीजिए कि यह वर्ष जो 1935 लिखा है यह वर्ष होगा 1930। 1930 में आधुनिक तुर्की के जो संस्थापक थे जिनका नाम मुस्तफा कमाल था, उन्होंने क्या किया था, हागिया सोफिया को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया था। कब, 1930 में। लेकिन इसको आम जनता के लिए कब खोला गया, 1935 में। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि 1935 में आधुनिक तुर्की के संस्थापक तत्कालीन राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल ने हागिया सोफिया को संग्रहालय में परिवर्तित कर आम जनता के लिए खोल दिया। तो दोनों ही घटनाओं को क्या कह रहे हैं, ये 1935 में कह रहे हैं। जबकि हुआ क्या था कि इसको जो यह इन्होंने घोषणा किया था कि इसको हम संग्रहालय में कन्वर्ट कर रहे हैं, यह 1930 की बात है, ना कि 1935। तो इस तरह से सी विकल्प गलत है, बाकी डी विकल्प भी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नागालैंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए सही विकल्प का हमको चयन करना है। चलिए सही विकल्प का हम चयन करते हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पूर्व में म्यांमार से लगती हैं। दूसरा विकल्प जो है, इसके कुल क्षेत्रफल जो कि 16,578 किलोमीटर का 9% भागी मैदानी है। तीसरा, इसे 15 दिसंबर 1963 में असम से पृथक कर 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। चौथा है, माउंट सरामती इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,840 मीटर है। चलिए अब एक एक करके आप देख लिए कि नागालैंड राज्य के संदर्भ में आपको क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करना है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं। एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि इसकी सीमाएं उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार से लगती हैं, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है कि आपका इसके कुल क्षेत्रफल
16,578 किलोमीटर का 9% भाग ही मैदानी है, ये भी सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो कि 15 दिसंबर 1963 को असम से पृथक कर 16वां राज्य का इसको दर्जा दिया गया, यह सही नहीं है। यह इस वजह से सही नहीं है क्योंकि यह हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, ना कि आपके 15 दिसंबर को। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा, जो माउंट सरामती इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पता चला, तीसरा जो विकल्प है वह गलत है। हमें क्या करना है, इसमें से आपको जो है कि विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो बाकी सभी विकल्प, तो इसका सही विकल्प होगा वह होगा 1, 2, 4, क्योंकि हमने क्या कहा, तीसरा जो स्टेटमेंट था वह गलत था। तो आंसर होगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में। चलिए बात करते हैं जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनोटिक संक्रमण मनुष्यों में जानवरों, जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवी के माध्यम से फैलता है। दूसरा, जीका, मलेरिया, इबोला, HIV, एड्स, रेबीज और कोविड-19 जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। तीसरा स्टेटमेंट, 2018 में ग्लोबल बीरोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें अगले 10 वर्षों में उन सभी स्थानों को मिलाकर एक ग्लोबल एटलस विकसित करना है जहां से प्राकृतिक जूनोटिक वायरस पाए जाने की संभावना है। चौथा, वर्तमान में वैज्ञानिकों को मनुष्य को संक्रमित करने वाले 260 वायरस की जानकारी है, जो जूनोटिक वायरस की संख्या का केवल 1% है। उपरोक्त कथनों में से सही कथनों की कूट का आपको चयन करना है। पहले आप कथनों को डिसाइड कर लीजिए कौन से सही हैं कौन से नहीं। तो जूनोटिक संक्रमण मनुष्यों में जानवरों, जीवाणुओं, विषाणुओं और परजीवी के माध्यम से फैलता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है कि जीका, मलेरिया, इबोला, ये जो बीमारियों का नाम दिया गया है, ये सब जूनोटिक संक्रमण के एग्जाम्पल हैं, ये भी क्या है, सही है। जो तीसरा जो लिखा है कि वर्ष 2018 में ग्लोबल बीरोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और इसके तहत एक ग्लोबल एटलस विकसित करने की बात की गई थी, यह बिल्कुल सही है। चौथा जो है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों को मनुष्यों को संक्रमित करने वाले 260 वायरस की जानकारी है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आगे लिखा है जो जूनोटिक वायरस की संख्या क्या, केवल 1%, ये बिल्कुल नहीं, गलत है। ये 1% नहीं है, 0.1% है। ध्यान दीजिए, 0.1% है, अर्थात 99.9% ये जो हमारे पास जूनोटिक वायरस हैं, इनकी जानकारी ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0.1 की जगह क्या लिख दिया, पूरा 1% लिख दिया गया है, इसके वजह से क्या है, गलत है। तो इस तरह से आपको सही कथनों के कूट का चयन करना है। आपका सही कथन है 1, 2, 3, अर्थात आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, रीवा सोलर पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1500 हेक्टेयर में विस्तृत इस सोलर पार्क को 250 मेगावाट की 3 यूनिट में विभाजित किया गया है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक से इसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड प्राप्त करने वाला यह देश का पहला प्रोजेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें उत्पादित ऊर्जा का 30% दिल्ली मेट्रो तथा 70% का मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। चौथा, इससे प्रति वर्ष 15 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम होगा। इस कारण से इसे श्योर, प्योर और सिक्योर के रूप में घोषित किया गया है। उपरोक्त में से सही कथनों वाले कूट का चयन करना है। फिर से हम कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि 1500 हेक्टेयर में विस्तृत सोलर पार्क को 250 मेगावाट के 3 यूनिट में विभाजित किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसको वर्ल्ड बैंक से क्लीन टेक्नोलॉजी फंड प्राप्त करने वाला पहला प्रोजेक्ट बन गया है, ये भी सही है। दूसरा जो इसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है कि 30% दिल्ली मेट्रो के द्वारा इस एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा, ये गलत है। 24% उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा और जो 76% का प्रयोग किया जाएगा वह मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, जिनको हम डिस्कॉम के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है इसके वजह से क्या है, गलत है। अगर 24% और 76% होता तो बिल्कुल सही। तो इस तरह से तीसरा जो स्टेटमेंट है गलत है, चौथा आपका सही है। तो इस तरह से आपको सही कथनों का विकल्प चयन करना है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा, आंसर होगा सी।
आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए करिए। इसकी अध्यक्षता यूरोपीय संघ, चीन तथा कनाडा द्वारा की गई। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने 2005 से 2018 के बीच अपनी जीडीपी की तुलना में 21% उत्सर्जन गहनता में कमी की है। तीसरा, यूएनएफसीसीसी के तहत पेरिस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने की इसमें बात की गई है। चौथा, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भारत ने स्टेज 4 उत्सर्जन मानकों को 2024 के बजाय 1 मार्च 2020 से पूरे देश में लागू कर दिया है। अब आपको फिर से सही कथनों का विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए, आप यह देख लिया कीजिए कौन से सही है कौन से गलत। तो देखिए, वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग के संबंध में आपको सही कथनों का विकल्प चयन करना है। देखिए, इसकी अध्यक्षता यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है इसमें लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने 2005 से 2018 के बीच जीडीपी की तुलना में 21% उत्सर्जन कम किया है, गलत है। 2005 से लेकर 2018 के बीच नहीं, 2005 से लेकर 2014 के बीच अगर ये होता तो ये सही होता। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, इसमें यूएनएफसीसी के तहत पेरिस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने की बात की गई, ये सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट फिर से गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है 2024 के बजाय 1 मार्च 2020 से। जी नहीं, 1 मार्च नहीं, 1 अप्रैल से ऐसा किया गया था। तो हमको क्या पता चला कि जो आपका दूसरा और चौथा विकल्प है वो गलत है, और एक और जो है कि 3 क्या है आपका सही है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डी, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है रूबेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत विकल्प को चुनें। रूबेला वायरस से फैलने वाले संक्रामक रोग है जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। अर्थात यह जो है रूबेला वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है और इसे जर्मन खसरा कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा, शरीर पर दाने निकलना, बुखार, सिर दर्द, लसिका ग्रंथि से संबंधित समस्याएं इसके लक्षण हैं। तीसरा, जन्मजात रूबेला बीमारी से संक्रमित होने पर बहरापन, मोतियाबिंद, मानसिक मंदता, हृदय विकृति आदि हो सकती है। चौथा, शरीर में वायरस के प्रवेश करने पर 3 से 4 सप्ताह बाद इसका लक्षण दिखाई देता है। आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, इसमें से जो है कि कुछ विकल्पों का आपको चयन करना होगा। नहीं, विकल्प आपके पास नहीं है। देख लीजिए क्या है, रूबेला के संदर्भ में आपको क्या करना है, करते हुए गलत विकल्प का चुनना है। तो एक ही कोई गलत विकल्प है वही आपको चुन लेना है। तो इसमें जो यह जो आपका विकल्प चौथा है यही क्या है, गलत है। इसमें लिखा हुआ है शरीर में वायरस के प्रवेश करने पर जो है कि 3 से 4 सप्ताह बाद इसका लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पे हर जो गलत जगह लिख गया है। तो कुल मिलाकर डी क्या है, शरीर में वायरस प्रवेश करने पर 3 से 4 सप्ताह बाद लक्षण दिखाता है, गलत है। यह 2 से 3 सप्ताह बाद क्या होता है, अपना लक्षण दिखाना लगता है। और यह बाकी जितनी चीजें ये लिखी हुई हैं ए बी सी के रूप में बिल्कुल सही है। इनको आप ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, और आपका जो डी विकल्प है यही क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट वाले विकल्प का चयन कीजिए। वर्ष 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। दूसरा, 1947 में आज़ादी के बाद रेल नेटवर्क भारत को 60% विरासत मिला, जिसका 1950 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तीसरा जो विकल्प है, 2004 में इंटरनेट के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया और टेलीफोन नंबर द्वारा 139 पर जो है कि ट्रेन की पूछताछ सेवा प्रारंभ की गई। दोनों का संबंध कब है, 2004 से, इसमें के इस स्टेटमेंट के अनुसार। चौथा जो विकल्प है, 1952 में 6 जोन के स्थान पर 6 जोन के साथ जोनल सिस्टम प्रारंभ किया गया, जिसकी वर्तमान संख्या 18 है। यहाँ पे 17 लिखा है, इसको 18 करिएगा तब आपका सही विकल्प मिल पाएगा। तो देखिए क्या है कि 1952 में 6 जोन के साथ जोनल सिस्टम प्रारंभ किया गया, जिसकी वर्तमान संख्या 18 है। अब आपको क्या करना है, इसमें से सत्य कथन असत्य कथनों का चयन कर लेना है। एक एक करके कथनों का हम अगर चयन करें
तो हमें पता चलेगा जो पहला हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। 1925 में ही पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। दूसरा जो 1947 में जो हम आज़ादी जब हमको मिली तो हमें 60% रेल नेटवर्क प्राप्त हुआ, 40% पाकिस्तान के पास चला गया था। 1950 में हमने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेट के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था और टेलीफोन नंबर दोनों को दिखाया गया है कि क्या किया गया है, इसमें प्रारंभ किया गया टेलीफोन के माध्यम से 139 पे कॉल करके आप पूछताछ कर सकते हैं, 2004 में दिखाया गया है। जबकि 139 के पर कॉल करके आप फोन के माध्यम से जानकारी लेने की व्यवस्था 2007 से प्रारंभ की गई थी। तो इस तरह से स्टेटमेंट तीसरा गलत है। और जो मैंने चौथा कहा कि आप 17 की जगह इसको 18 कीजिएगा, तो 1952 में 6 जोन के स्थान 7 जोनल सिस्टम प्रारंभ किया गया, जिसकी वर्तमान संख्या 18 है। तो क्या है आपके जो है कि स्टेटमेंट सही होगा। तो इस तरह से अगर आपको क्या करना है, इसमें से करते हुए आपको सही कूट के विकल्प का चयन करना है, तो आपको पता चल गया कि तीसरा ही गलत है, बाकी सब सही हैं। तो 1 2 4 सी आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नामक रिपोर्ट में जूनोटिक रोगों के कारण बताए गए हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त में से बढ़ते जूनोटिक रोगों के पीछे कौन कौन से कारण सही हैं, ये आपको बताना है। विकल्प सब लिखे हुए हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं इसमें बताऊं, आप फिर से देख लीजिए, आंसर डिसाइड कीजिए। आप अगर डिसाइड कर चुके होंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न है। जितने भी आप देख पा रहे होंगे, जितने टॉपिक हैं वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने इस बात की है, इसलिए यहाँ पे समझाने का स्कोप नहीं है। इसके सभी जो विकल्प हैं वो सही हैं, अर्थात उपरोक्त में बढ़ते जो जूनोटिक रोगों के पीछे के कारण हैं, जितने भी 6 ऑप्शन लिखे हैं सब सही है, इसलिए आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में आए ब्लैक डेथ रोग से संबंधित बिंदुओं पर आपको फिर से अब विचार करना है, करिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी एयरसीनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो कृंतकों एवं उसके पिस्सों में पाए जाते हैं। दूसरा, न्यूमोनिक प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग का अगला स्टेज है होता है। तीसरा, ब्यूबोनिक प्लेग में मृत्यु दर 30 से 60% होती है, वहीं न्यूमोनिक प्लेग में यह 60% से अधिक हो जाती है। चौथा, ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण 1 से 7 दिन में दिखाई देते हैं, वहीं न्यूमोनिक प्लेग के लक्षण तुरंत दिखने लगते हैं। उपरोक्त में से कौन सा जो विकल्प क्या है आपको कथन गलत है, ये आपको चयन करना है। तो आपको गलत कथनों का चयन करना है, एक एक करके अगर हम देखें तो हम पता कर सकते हैं। तो जैसा इसमें लिखा है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार एयरसीनिया पेस्टिस के कारण यह जो है कि ब्लैक डेथ की बीमारी क्रिएट होती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, न्यूमोनिक प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग का एक अगला स्टेज होता है, बिल्कुल सही है। ब्यूबोनिक प्लेग हुई हम क्या करते हैं, ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका अगला स्टेज जो होता है वह न्यूमोनिक प्लेग का होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है और चौथा भी आपको सही है, बिल्कुल सही लिखे हुए, अर्थात जितने विकल्प लिखे हैं सभी सही हैं। तो आपको सही कौन सा विकल्प आपको गलत है ये चुनना है, तो कोई भी विकल्प इसमें गलत नहीं होगा, कोई नहीं, हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंटर ग्रे डीजल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चिपचिपापन कम करने के लिए इसमें फ्यूल एडिटिव्स मिलाया जाता है, जो वाहनों में लगे फ्यूल इंजेक्टर्स पर कार्बन जमा नहीं होने देता है। दूसरा, इसमें 5% बायोडीजल, 5% सल्फर होता है और यह BS6 के मानकों को पूरा करता है। कथन 3, वर्तमान में इसका निर्माण पानीपत रिफाइनरी से किया जा रहा है। चौथा, यह -33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी तरल अवस्था में बना रहता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से ऊपर क्या लिखा हुआ पढ़ ली, असत्य कथन का आपको चयन करना है। एक एक करके अगर आप असत्य कथन चुने तो आपको पता चलेगा जो इसका दूसरा कथन है यही गलत है। इसमें लिखा है 5% बायोडीजल, ये बिल्कुल सही, लेकिन 5% सल्फर इसमें नहीं होगा, बहुत मिनिमम सल्फर होगा। और यह जो BS6 के मान को पूरा करेगा, तो BS6 का मतलब ही क्या होता है कि सल्फर लो होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए, इसमें 5% लिखा है, तो इसी वजह से क्या है, गलत है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं सब सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए RFQ अर्थात रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
कथन 200 आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत तथा 109 दोहरी रेल लाइनों का निजी ट्रेनों के परिचालन हेतु विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश आने की अनुमान है। तीसरा, यह मेक इन इंडिया के तहत जारी किया गया है। चौथा, निजी संस्थाएं रेलवे को तय ऊर्जा, ढुलाई शुल्क और बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व का भुगतान करेंगे। और इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। आप एक एक करके इन विकल्पों का चयन कर लीजिए। तो देखिए, इसका जो पहला जो विकल्प है यही क्या है आपका सिर्फ गलत है, बाकी सभी विकल्प जो है वो क्या है सही है। इसमें लिखा है 200 आधुनिक ट्रेनों को, जी नहीं, 150 आधुनिक ट्रेनों की इसमें बात हुई है, ना कि 200 आधुनिक ट्रेन। बाकी इससे 30,000 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, इससे रेलवे को फायदा होगा और साथ ही साथ इसमें जो आने वाले समय में क्या हुआ है कि इससे अन्य जो फायदे हैं मेक इन इंडिया को वो भी मिलेंगे। ये सब सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, तो 2, 3, 4 आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित बिंदुओं पर विचार कीजिए। भूटान के त्रिसिगेंग दोकसाक जिले के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। दूसरा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 58वीं बैठक में इसके विकास के लिए वित्त पोषण की घोषणा की गई है। तीसरा जो विकल्प है, यहाँ एशियाई शेर, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन मोनाल, तीतर जैसे वन्यजीवों का आवास क्षेत्र है। चौथा, GEF वर्ष 1992 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पर्यावरणीय परियोजनाओं का वित्त पोषण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग देता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखिए कि आपको जो विचार करना है और विचार करके इसमें जो है कि आपको इसमें सही कथनों के ये जो है कि सही नहीं असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन का आप चयन कर लीजिए। अगर एक एक कथनों को देखें तो जो पहला है कि 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसको GEF अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 58वीं बैठक में इसको जो है कि वित्त पोषित करने की बात की गई, बिल्कुल सही है। कथन जो तीसरा है ये क्या है, गलत है। ये एशियाई शेर, हिमालयन, तो देखिए यहाँ पे एशियाई शेर नहीं पाए जाते, ये आपको पता है। थोड़ा सा भी अगर आपने इसको क्लिक किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो हमें असत्य कथन चुनना है, तो केवल तीसरा जो क्या है हमारा असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हागिया सोफिया इमारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण 530 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन ने गिरजाघर के तौर पर करवाया था। दूसरा कथन, यह बास्फोरस जल संधि के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो ध्यान दीजिएगा, जो एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। तीसरा, यह वर्ष 1985, यहाँ पर 1958 गलत लिखा है, तो वर्ष 1985 में लगभग 1500 वर्ष पुरानी, 15 लिखा है, इसको 1500 वर्ष कर लीजिए, 1500 वर्ष पुरानी इस इमारत को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है। चौथा, इसके मध्य एक गुंबद है और चारों ओर 6 मीनारें हैं, जिसका निर्माण सुल्तान महमद द्वितीय ने कराया था। अब आपको क्या करना है, इसमें से कौन से विकल्प सही हैं यह आपको चयन करना है। तो चलिए एक एक करके चयन कर लेते हैं। यह जो पहला कथन है यह बिल्कुल सही है कि 530 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन ने गिरजाघर के तौर पर इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद जो तीसरा है कि वर्ष 1985 में लगभग 1500 वर्ष पुरानी इस इमारत को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा जो कथन है ये गलत है। इसमें लिखा है यह बास्फोरस जल संधि के पूर्वी किनारे पर, नहीं, वह पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह जरूर है कि जो बास्फोरस जल संधि है ये एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है, लेकिन यह जो इमारत है ये बास्फोरस जल संधि के पश्चिमी किनारे पे है, इस पर लिखा है पूर्वी किनारे पे। तो इस तरह से स्टेटमेंट दूसरा गलत हुआ। चौथा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। इसमें लिखा है कि इसके मध्य एक बड़ा
गुंबद और चारों ओर 6 मीनारें हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिसका निर्माण सुल्तान महमद द्वितीय ने करवाया था यह गलत है। सिर्फ जो यह सुल्तान महमद द्वितीय हैं इन्होंने 6 मीनारों का निर्माण करवाया था, ना कि पूरी इमारत का। तो इस तरह से यह आपका जो दूसरा और चौथा विकल्प है गलत हो गया। आपको चुनना है सही विकल्प। आंसर होगा डी 1 और 3। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कोरोना महामारी के प्रसार के कारण चुनाव आयोग ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, कोरोना संक्रमितों, होम क्वारंटाइन व्यक्तियों और विकलांगों को अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से डालने की व्यवस्था की है। दूसरा, पोस्टल बैलेट एक फॉर्म के रूप में होता है जिस पर मतदान करके डाक के माध्यम से भेजा जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से कि उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। फिर से आप एक बार विकल्प देख लीजिए, आसान हो जाएगा। पहला कथन क्या कह रहा है, कोरोना महामारी के प्रसार के कारण चुनाव आयोग ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, कोरोना संक्रमितों, होम क्वारंटाइन व्यक्तियों और विकलांग लोगों को अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से डालने की व्यवस्था की है। बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन है कि पोस्टल बैलेट एक फॉर्म के रूप में होता है जिसमें मतदान करके डाक के माध्यम से भेजा जाता है, ये भी सही है। तो हमें क्या पता चला कि दोनों कथन क्या है, सही है। आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है आपका अफस्पा के विषय में। अफस्पा आपको पता ही है क्या है ये। तो नागालैंड, अफस्पा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने के लिए सेना को विशेष अधिकार देने के लिए 11 सितंबर 1958 को इसको पारित किया गया था। इसे अब तक केवल अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड में राज्य में लागू किया गया है। तीसरा है अशांत क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत क्षेत्र घोषित होने पर 3 माह तक यह स्थिति लागू रहती है। चौथा विकल्प है केंद्र सरकार संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर इसे लागू करती है। अब इसमें क्या करना है, आपको सही विकल्प के कथन का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प का कथन है वह होगा 1, 3, 4, अर्थात आपका जो विकल्प जो है वह बी क्या है, सही होगा। देखिए मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन ये होती है कि मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाता। और क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आई होप अगर आपने पूरे वीडियो को जो आपको मैं पहुंचाता हूं डेली उसको आपने फॉलो किया होगा तो ये प्रश्न काफ़ी आसान लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।